डीएनए रेप्लिकेशन हम देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि किसी भी एक जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उसे एक नया डीएनए बनना या डीएनए की कॉपीज बनाना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑक्यूर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए रेप्लिकेशन है यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है सभी में यह डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जिससे जो डीएनए की नई कॉपीज बनती हैं एंड कॉपीज देयर एग्जैक्ट डीएनए। इट इज़ द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। जो डीएनए होता है यह बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का बेसिक है, और जिससे जो डीएनए होता है वह रेप्लिकेट करता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस तरह से इनहेरिटेट होते हैं। Replication is the process of synthesis of daughter DNA from parental DNA by the enzyme DNA polymerase। जो रेप्लिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंटल डीएनए होती है उससे डॉटर डीएनए का सिंथेसिस होता है। इनमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं उसमें मेनली जो एंजाइम है वह डीएनए पॉलीमरेज है, जिसकी वजह से जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होती है उससे न्यू डॉटर डीएनए बनता है। यह प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाती है। और एक टर्म हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। जो डीएनए होती है उनमें रेप्लिकेशन होती है, इसके पश्चात डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन के बाद यह आरएनए बनता है और आरएनए में ट्रांसलेशन के बाद यह प्रोटीन बनता है। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है उसे यह आरएनए में जाता है या आरएनए बनता है, उसके बाद यह प्रोटीन बनता है, जिससे जो प्रोटीन के थ्रू इनका एक्सप्रेशन होता है। इसे ही हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेल में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए से ही स्टार्ट होता है, जो रेप्लिकेट्स बनाकर अधिक डीएनए बनाता है। जो सेल्स होती है उनमें कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वह डीएनए के थ्रू ही आगे यह जाते हैं और उनका फ्लो होता है। जो डीएनए होती है वह रेप्लिकेट करती हैं और अपनी कॉपीज़ बनाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे यह इंफॉर्मेशन को आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड किया जाता है और फिर इसे प्रोटीन में ट्रांसलेट किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है जिनमें जो जिससे यह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा यह आरएनए बनता है और फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसमें जो कैरेक्टर्स होती हैं वह इनमें एक्सप्रेस होती हैं प्रोटीन के फॉर्म में। प्रोटीन जो सेल्स में अधिकांश काम को करता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हम आगे देखेंगे। वह प्रोसेस जिसमें डॉटर डीएनए को पेरेंटल डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके सिंथेसिस किया जाता है। इनमें जो पेरेंटल डीएनए होती है उन्हें हम टेम्पलेट के रूप में यूज़ करते हैं और उनका यूज करके एंजाइम की सहायता से डॉटर डीएनए बनता है। यह डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। इनमें हम डीएनए स्ट्रैंड देखेंगे। यह पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है जिनमें रेप्लिकेशन होती है और यह दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और एक एक न्यू स्ट्रैंड बनता है। यह डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बनता है। इस प्रकार एक दो कॉपीज़ बन जाती हैं। यह प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाती है। 3 पॉसिबल रेप्लिकेशन पैटर्न्स। जो रेप्लिकेशन के पैटर्न्स होती हैं वह 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट होता है सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन, सेकेंड है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड थर्ड होता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। तो जो सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन होती है वह इस प्रकार से होती है। इनमें जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वह अलग अलग सेपरेट होते हैं और प्रत्येक पेरेंटल स्ट्रैंड के पास एक एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। इसे हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं वह हम आगे देखेंगे। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए जो ऑरिजिन्स होती हैं जहाँ से जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जीनोम्स होती है उनमें सिंगल मल्टीपल जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होती है उनके जो जीनोम होती है उनके डीएनए में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स में जो डीएनए में रेप्लिकेशन होते हैं तो इनमें मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं। इनमें सिंगल होती है और इनमें मल्टीपल होती हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वह होता है जहाँ से जो रेप्लिकेशन होता है वह स्टार्ट होता है।
सेकेंड होता है अनवाइंडिंग डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए टू प्रोवाइड एन एसएस डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट। जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होती हैं जिनका रेप्लिकेट होना होता है वह सबसे पहले यह सेपरेट होती हैं, और जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होती हैं उनसे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनता है। यह टेम्पलेट के रूप में होता है, यह सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनता है उसके बाद ही इनमें जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वह स्टार्ट होती है। तो इनमें जो डीएनए प्रोटीन्स होती है यह सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है वहाँ पर आकर यह अटैच हो जाता है और यह इस तरीके से इसे खोलने का काम करता है, इसे अनवाइंड करने का काम करता है। यह दो डीएनए की स्ट्रैंड होती हैं, तो जो डीएनए प्रोटीन्स होती है वह यहाँ पे आके हुक के समान इन्हें बीच में से खींचने का इस तरीके से खींचता है, इन्हें खोलता है। सेकेंड फिर हम देखते हैं रेप्लिकेशन बबल। जो रेप्लिकेशन बबल होता है उनका फॉर्मेशन होता है। इनमें जो डीएनए प्रोटीन्स होती है उनके द्वारा यह जो बीच में जो स्ट्रैंड होती है इन्हें इस तरीके से यह खींचता है, तो इनमें एक बबल का फॉर्म में यह बन जाते हैं, इसे हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। और एक प्रोटीन्स होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स SSB। जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है वह यहाँ पे आकर जुड़ जाता है, जिससे जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं या सेपरेट होते रहते हैं या पुनः आकर ना जुड़ जाएं। इसे रोकने के लिए जो डीएनए स्ट्रैंड होती हैं वह आपस में मत जुड़ जाएं, इसे रोकने के लिए ही जो SSB प्रोटीन्स होता है वह यहाँ पे आकर जुड़ जाता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। इन्हें अगर हम हाफ करके देखेंगे तो जो रेप्लिकेशन फोर्क होगा यह इस तरीके से होगा, जिनमें जो डीएनए स्ट्रैंड होती हैं वह हल्के यहाँ आगे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर खुले हुए होते हैं, इसे हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। और इनमें जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन जाता है इसे हम टेम्पलेट के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे जो नया डीएनए स्ट्रैंड होता है वह बनता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के होने से यह पुनः जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वह सेपरेट हो चुके हैं, यह आपस में नहीं जुड़ते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। इनमें मेन जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है उनमें सबसे मुख्य एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो यहाँ पे आकर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, इसे हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वह डीएनए डिपेंडेंट होता है, तो इसे हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम कहते हैं। जो डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम होते हैं इनमें यह थर्ड वाला एंजाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। जो डीएनए डिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो डीएनए स्ट्रैंड होती हैं उन पर ही डिपेंड करता है और उसी के द्वारा ही नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और एक नया स्ट्रैंड बनाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती हैं यह हाईली इफ़िशिएंट होती हैं। इनमें जो यूकैरियोटिक्स जो प्रोकैरियोटिक्स होती हैं जैसे एसिचीरिया कोलाई, तो इनमें जो 18 मिनट में यह 4.6 × 10⁶ बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है, मात्र 18 मिनट में। तो इनकी जो स्पीड होती है वह 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यह 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बाद ही यह वर्क करता है। यदि इससे प्रॉपर कंडीशन नहीं होंगी तो यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वह काम नहीं करेगा। तो इनके कुछ कंडीशंस हैं तो वह हम देख लेते हैं। इट रीड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 days to 5 days। यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है यह हमेशा 3 to 5 जो टेम्पलेट होता है उसे हमेशा 3 to 5 यह पहले रीड करता है। पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम 5 days to 3 days। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वह हमेशा 5 days to 3 days डीएनए स्ट्रैंड ही बनाता है। यदि इधर 3 days है तो इधर 5 days होगा। यदि यहाँ इसी तरीके से जो 3 days होती है उसी के अपोजिट यह 5 days के
5'-3' यह नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है। ऑलवेज वर्क्स डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो डीएनए स्ट्रैंड होती है वह हमेशा डबल होती है, तभी यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। इसे हम आगे देखेंगे क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कंडीशंस में हमने देखा था कि यह हमेशा 3 to 5 पहले जो टेम्पलेट होती हैं उसे रीड करता है और हमेशा 5'-3' यह डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। इसकी एक और कंडीशंस होती हैं कि यह हमेशा डबल स्ट्रैंड जो डीएनए होते हैं वहीं से अपना जो काम है तो वह शुरू करता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड होना ज़रूरी है, जिससे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वह काम करेगा। तो यहाँ पे एक प्राइमेज एंजाइम होता है, जिससे जो आकर यहाँ पर प्राइमर आकर ऐड हो जाता है, जो आरएनए होता है। यह प्राइमेज एंजाइम द्वारा यहाँ पर एक प्राइमर आकर ऐड हो जाता है, जिससे जो नए डीएनए स्ट्रैंड बनने के लिए यह ज़रूरी होता है। और यह दोनों स्ट्रैंड मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर काम करता है। तो जो प्राइमर्स होती हैं वह आरएनए होती हैं, और यह जो प्राइमर होती हैं वह प्राइमेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर ऐड करते हैं। इसमें हमने देखा कि जो डीएनए पॉलीमरेज के लिए यह डबल स्ट्रैंड मिल जाते हैं, जिससे यहाँ पर आकर यह आसानी से काम कर सकता है। तो जो प्राइमेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर आरएनए प्राइमर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और यह यहाँ पे आकर जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वह यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें ऐड करते जाता है। साथ साथ ही यहाँ पर यह पीछे की ओर रीड भी करता है। यदि कोई भी मिस्टेक होती है तो यह तुरंत न्यूक्लियोटाइड को निकाल कर वहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है, और इस तरह से जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वह बनते जाते हैं। ऊपर में हमने देखा जो प्राइमर होते हैं वहाँ पे प्राइमर के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थे वह न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते गए और यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनते गया। किंतु जो नीचे की स्ट्रैंड होती हैं तो इनकी कंडीशंस के अनुसार हम देखते हैं कि यह हमेशा 3 to 5 रीड करेगा और यह हमेशा 5'-3' ही यह स्ट्रैंड बनाता है। तो वह जो प्राइमर्स होती हैं वह इधर पहले ऐड होंगे और इसके बाद ही जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसके द्वारा यह न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या होता है? जो हेलिकेज एंजाइम होता है वह डीएनए को खोलने का काम करता है। यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होती हैं उनमें डीएनए का कुछ ही पार्ट खुला हुआ होता है, तो यह इस तरीके से और जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं इन्हें सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम काम करता है, और यह जो हेलिकेज एंजाइम होता है वह इन्हें पुनः और खोलते जाता है, जिससे यह जो स्ट्रैंड होते हैं वह और खुलते जाएंगे और इसमें हेलिकेज एंजाइम काम करता है। तो पहले हमने देखा था यहाँ पर 3' to 5' था, तो यहाँ प्राइमर आकर ऐड हो जाते हैं और यहाँ नया न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होता है वह बन जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। तो जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वह और अधिक खुल जाएंगे, तो यह स्ट्रैंड और अधिक लंबा हो जाएगा और यह अधिक टेम्पलेट के रूप में जो हम यूज़ कर रहे हैं वह और अधिक लंबा हो जाएगा। तो इनमें जो रेप्लिकेशन होगा वह कंटिन्यूअस होगा, और जिससे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती हैं उनके द्वारा जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वह सिंपली ऐड होते जाएंगे। इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इन्हें हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो ये रेप्लिकेशन होता है वह कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहलाता है। तो नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3' to 5' था, जो प्राइमर आकर यहाँ पर ऐड हो चुका था, तो यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए थे, किंतु यहाँ पर पुनः यह 3' to 5' हो जाएगा यदि और स्ट्रैंड खुलते जाएंगे। तो यह हमेशा 3' to 5' यह रीड करता है और 5' to 3' यह स्ट्रैंड बनाता है। तो यहाँ पुनः प्राइमर आकर ऐड होंगे और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा यह पुनः न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा। इसी प्रकार यदि और स्ट्रैंड खुलेगा तो यहाँ फिर पुनः 3' to 5' हो जाएगा। यह कंपैरिजन होते हैं यह एक दूसरे के, तो यहाँ 3' to 5' हो जाएगा, तो यहाँ पुनः प्राइमर आकर ऐड हो जाएंगे और
नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार जो रेप्लिकेशन होता है वह टुकड़ों में बनते जाता है। तो यह जो एक एक जो फ्रैगमेंट्स बनता है इसे हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, और यह जो स्ट्रैंड होता है उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यह रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहलाता है। इनमें जो रेप्लिकेशन होता है सिंपली सीधी सीधी होते जाता है और एक नया स्ट्रैंड बनते जाता है, किंतु जो नीचे वाले स्ट्रैंड होते हैं इनमें यह टुकड़ों में बनता है। इनमें नए प्राइमर्स पुनः ऐड होते जाते हैं और नया न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं इन्हें। और जो रेप्लिकेशन होता है वह डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में होता है, और इनमें जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वह टुकड़ों में बनते हैं। इसे टुकड़ों में रेप्लिकेशन होता है तो इसे हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। यह लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है और ऊपर वाला लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो प्राइमर्स होती हैं उन्हें रिमूव करने के लिए भी एक एंजाइम होता है। यह प्राइमर हमेशा के लिए ऐड नहीं होती है, जैसे ही यह स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है या बन के ख़त्म होता है तो जो प्राइमर्स होती हैं वह रिमूव हो जाती हैं। तो जो प्राइमर्स को रिमूव होती हैं तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होता है वह आकर यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देता है, और यह प्राइमर के स्थान पर जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वह आकर जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होती है यह सभी जो यह टुकड़ों में जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स से यह अलग अलग बने हुए थे तो यह डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा यह जुड़ जाते हैं और इस प्रकार एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। यह पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होता है, यह डॉटल डीएनए स्ट्रैंड होता है। इनमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो प्राइमर के स्थान पर आकर यहाँ ऐड हो जाता है, और जो लाइगेज एंजाइम होता है वह इन्हें जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, और यह डबल स्ट्रैंड डीएनए होती हैं और डीएनए की एक कॉपी तथा इनमें भी एक नया स्ट्रैंड बन जाता है और एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड हो जाता है। तो इनमें 2 डीएनए हो जाती हैं, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, तो इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इनमें एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड और एक जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड होता है तो यह सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहलाता है। सिंपली हम देखते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उनमें एक फॉस्फेट होता है, शुगर एंड जो एडिनोसिन होता है तो यह एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाती है। और इनमें अगर हम देखेंगे तो इनमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। यदि यह नॉर्मली जो फॉर्म में होती है तो इनमें 3 फॉस्फेट जुड़े होती हैं, एक शुगर एक एडिनोसिन, तो यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाएगा। यह जब न्यूक्लियोटाइड्स वह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं उनके द्वारा जब यह न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहते हैं तो इनमें जो पीपी होती हैं यह अलग हो जाते हैं और इनके मध्य का जो बॉन्ड होता है वह टूट जाता है, और यह बॉन्ड यदि टूटता है तो इनमें जो एनर्जी होती है वह रिलीज होती है। और इन सभी जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उन सभी के लिए एनर्जी यहीं से मिलती है। इस प्रकार डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है उनसे एक डीएनए स्ट्रैंड से हम जो सिंपल डीएनए स्ट्रैंड होती है उससे हम नए उनकी डीएनए की कॉपीज़ बना सकते हैं। यह प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। इनमें जो मुख्य एंजाइम होता है वह डीएनए पॉलीमरेज होती है एंड जो और रेप्लिकेशन एक कंटिन्यूअस होता है और एक डिस्कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती है।